हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज करना है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दिया है। आपका शायद एक या दो पेपर आपके हो भी चुके हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि अब बच्चे बहुत सारे टेस्ट देंगे और एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे आप टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो ना सिर्फ आपको इन टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने में काम में आएगा, बल्कि आप फाइनल एग्जाम जो दोगे, खास करके 2025 जैसा जो पेपर आपका आ गया था, अगर उस टाइप का कोई पेपर आ जाता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है, तो उससे आपको कैसे निपटना है, उसके हिसाब से आपको तैयार करके चलना है। तो पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बाद उसको एनालाइज कैसे करना है, हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो प्लीज़ पेशेंस रखना, लेकिन लास्ट तक देखना, क्योंकि जितना भी पेपर के एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं सारी की सारी मैंने एक ही वीडियो में डाल दी हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट सीरीज। सी, पहला काम जो आपको करना है, आपको देने हैं लिमिटेड टेस्ट। ओके, आपको नंबर ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो लिमिटेड रखने हैं, आपको लिमिटेड टेस्ट ही देने हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप रोज़ एक टेस्ट देने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि पेपर देने में, उसके बाद उस पेपर को एनालाइज करने में 5 से 6 घंटा चला जाता है। दिन भर का अगर आप 5 से 6 घंटे का टाइम सिर्फ और सिर्फ पेपर देने में लगा दोगे, तो आप बाकी अपनी थ्योरी डिवाइस कब करोगे। तो दिन भर और रोज़ टेस्ट नहीं देने हैं। टेस्ट आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? टेस्ट आप चाहो तो हफ्ते में एक दे सकते हो अगर आप फुल लेंथ अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन अगर आपके पेपर्स के भरोसे हो गई है या पेपर्स पे आपने डिपेंडेंट कर दी है, हर 4 दिन में आप दे सकते हो एक पेपर। ओके, द थिंग इज़ दैट आपको एक पेपर देने के बाद अगले पेपर के पहले एनालिसिस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपको एक वैक्यूम, एक स्पेस मिल जाए जिसमें आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर सको। सिर्फ अगर आप टेस्ट पेपर देते रहते हो, आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो, अपनी गलतियां नहीं मिटाते हो, तो होगा क्या कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो तो बहुत अच्छी होती जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें आपकी वीकनेस हैं, जो आपका स्कोर जहाँ पे स्टक है, वो वहीं का वहीं स्टक रहेगा। इसलिए आपको टेस्ट पेपर देना है हफ्ते में एक। बहुत अच्छी तैयारी है, 4 दिन में एक। ये मैं बात कर रहा हूँ फुल लेंथ की। अगर आप पार्ट टेस्ट देना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और बेटर हो और आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनके इंडिविजुअली पेपर दे लो। मतलब बायो का पेपर अगर आप रोज भी एक देते हो ना, अगर मान लो 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का आप अलग से पेपर बनाते हो, वो दे लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि उसको करने में बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का टाइम लगेगा, एनालिसिस करने में बड़ी मुश्किल से आधा घंटे का टाइम और लगेगा, जिसमें आप ये देख सकोगे आपकी वीकनेस क्या क्या है। केमिस्ट्री का पेपर करने में ऐसे आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, वीकनेस देखने में अगला आधा घंटा और लगेगा। या आप अल्टरनेट एक दिन बायो का, एक दिन केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हो। फुल लेंथ पूरा 3 घंटे का पेपर देने में पूरा दिन चला जाएगा। वो बहुत ज़्यादा देने की मैं सलाह नहीं देता, हफ्ते में एक इज़ सफिशिएंट इनफ। तो पहली गलती जो बच्चे कर देते हैं वो यही है कि वो बहुत सारे टेस्ट देते हैं, जिससे पूरी तैयारी का मोमेंटम बिगड़ जाता है। गिव लिमिटेड टेस्ट। ओके, फिर देखो, जब आप बायो का पेपर एनालाइज करोगे, जब आप पेपर एनालाइज करने बैठोगे, जब आपने टेस्ट सीरीज दे लिया उसका पेपर एनालाइज करने बैठोगे, आप सबसे पहले बायो का हर एक क्वेश्चन देखोगे। मतलब अगर बायो में 90 क्वेश्चंस हैं तो आप पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस देखोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ आपने जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ या जो आपका नेगेटिव हुआ केवल आप उसको देखोगे। आप हर एक क्वेश्चन पर फटाफट नज़र फेरोगे, ये देखोगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो टॉपिक आपको, भले ही क्वेश्चन आपका सही हो गया लेकिन वो टॉपिक आपका वीक था। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस टॉपिक को फिर से रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जो वीक टॉपिक्स हैं, जो आपने भले ही आपका क्वेश्चन सही हो गया हो, इन वीक टॉपिक्स का आपको ये देखना है कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको फिर से रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भले ही अभी वो आपको थोड़ा थोड़ा याद है और आपका क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ टाइम के बाद यही जो टॉपिक होगा आपसे नहीं बनेगा और इसके क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज़ एनालाइज करनी है, भले क्वेश्चन सही है, वीक टॉपिक क्या था। सेकंड चीज़ आपको देखनी है किस क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा है। ठीक है, मतलब आपको मोटा मोटा याद था लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद नहीं था, उस टॉपिक को भी रिवाइज किए जाने की जरूरत है। तीसरी चीज़ आपको देखनी कौन सा क्वेश्चन आपका, किस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हुई। अब आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बस नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कौन सा टॉपिक है इस पूरे जो आपका वीक था। मीन्स आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, ना कि केवल उस क्वेश्चन वाला पार्ट। अगर आपने कोई डायग्राम गलत किया है तो पूरे डायग्राम को आप रिवाइज करोगे, उसके आगे पीछे की थोड़ी सी चीज़ें देख लोगे। सो आपको ओवरऑल उस टॉपिक पर जाना है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक की पर्टिकुलर चीज़ वीक है, कोई एग्जाम्पल आप भूल गए हो या पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका कमजोर है। तो बायो में एक आप जब पेपर एनालाइज करोगे तो साथ में एक पेपर रखोगे, पेपर में आप केवल
हेडिंग्स लिखते जाओगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, और ये आपके पास पेपर होना चाहिए हरदम, ताकि जब नेक्स्ट आप पेपर दो फिर देख सको कि यार सेम टॉपिक की कोई चीज़ आपकी फिर से छूट गई, फिर सेम टॉपिक आपसे फिर से नहीं बना, ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ। क्योंकि ये एक पेपर जो आप बनाते जाओगे, जो मिस्टेक शीट आप बना रहे हो, ये मिस्टेक शीट ही लास्ट में, सबसे लास्ट के जो 15 दिन होंगे, जब आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर होगा, तब आपको काम में आएगी ये देखने के लिए कि एक्चुअली आपको एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके क्या जाना है। सो योर गोल इज, जब आप बायो करोगे तो बायो में आप हर एक क्वेश्चन को देखोगे, पूरे 90 क्वेश्चंस को देखोगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये देखोगे क्या आपको वाकई आता है, कौन सा आपका चीज़ तुक्के में सही होगी, कौन सी आपको चीज़ बन रही है अभी लेकिन आपकी वीक हो रही है, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। इस तरह से आपका बायोलॉजी का रिवीजन होगा। इसके बाद आप क्या करोगे? सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज दैट यू विल एनालाइज केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ आपको करनी है, लेकिन वहाँ पर आपको ना हर एक क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, केवल जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं या जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं केवल आप उनको देखोगे। केमिस्ट्री में देखो, जब आप टेस्ट सीरीज अपनी एनालाइज कर रहे होगे तो एक बात समझना कि केमिस्ट्री में आप सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू गो आफ्टर द मेमोराइजिंग वाला पार्ट। केमिस्ट्री में वो चीज़ें जो रटी जा सकती हैं, जो बहुत ईजिली हो जाएंगी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, खास करके वो चीज़ें जो सीधे रटने वाले से आपके सॉल्व हो जाएंगी, उनको आपको रखनी है प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी शुड बी मेमोराइजिंग वाला पार्ट। न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपकी प्रायोरिटी नहीं है। केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनको प्रॉब्लम आती है, सेल वाले पार्ट में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी चीज़ें, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसी चीज़ें जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिनमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके जो चीज़ें आपको बनेंगी उनके पीछे अभी नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है। इवन टेस्ट सीरीज में आपको वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, आपके पास उस चीज़ को अब स्ट्रेंथन करने का टाइम नहीं है। तो आपका मेन गोल होना चाहिए मेमोराइजिंग वाले पार्ट पे। केमिस्ट्री में अगर आपको 35 क्वेश्चन भी सही करने हैं तो भी वो रटने वाली चीज़ों से हो जाता है। उसके लिए आपको हर न्यूमेरिकल को सही करना जरूरी नहीं है, और हर न्यूमेरिकल बच्चा सही कर भी नहीं पाता एग्जाम हॉल में। सो अगर आपकी ऑलरेडी फिजिकल बहुत स्ट्रॉग है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपकी नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ज़्यादा आप इस चक्कर में मत पड़ो कि आप हर एक चीज़ को सही करो। ओके, सो केमिस्ट्री में आपका रटने वाले पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ये देख चलना है। वहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी आप एक अलग से मिस्टेक शीट आपकी बनाओगे, जिसमें आप ये लिखोगे, वो टॉपिक्स लिखोगे जो आप बार बार भूल जाते हो, जो चीज़ें आपको नहीं बनती हैं। अगेन न्यूमेरिकल्स के पीछे केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 5-7 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स वाले, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हर न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है केमिस्ट्री में, बहुत सारे न्यूमेरिकल सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। वो क्वेश्चंस आप उनकी तरफ करने की तरफ ज़्यादा जाओ, क्योंकि देखो क्या है, आपको एनालिसिस के बाद दो में से कोई एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। या तो जो टॉपिक आपका वीक है वो मेमोराइजिंग वाला होगा, तो मेमोराइजिंग वाला तो आपको करना ही है। ओके, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि ईजी होंगे, जिनके आप अगर 100-200 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लो तो वो टॉपिक आपसे बनने लगेगा। ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स जिनके 100-200 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, ईजिली आपसे बन जाते हैं, वो आप ग्रैस्प कर सकते हो, तो उसको आप कर लो, दैट इज़ ओके, उसको आप टाइम दे सकते हो। लेकिन जिनके आपको पता है कि 100-200 क्वेश्चन करने के बाद भी, खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद भी शायद ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बने, उनके पीछे मत पड़ो, उनको आप छोड़ दो। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी बनेंगे तो आपको चल जाएगा। आपको आते हैं टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं आपके, इट्स वेरी गुड थिंग। नहीं आता, उनके पीछे मत पड़ो, ये टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर एक चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको छोड़नी पड़ेंगी चीज़ें। सो दिस वॉज अबाउट केमिस्ट्री। अब हम आते हैं इसके बाद, देखो, एज आई सेड बिफोर कि दैट डू नॉट गो आफ्टर न्यू टॉपिक्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। अगर आपको बिल्कुल जीरो से कोई टॉपिक करना पड़ रहा है जिसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, मत करो। इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी। यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर रिविजन रेदर देन एवरीथिंग। ओके, अब देखो, अब आती बात फिजिक्स की, और फिजिक्स यहाँ पे सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिक्स में एक आदत बनानी है कि बिल्कुल जो टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन जो है, उनको आपको छोड़ देना। अभी मैं बताऊंगा फिजिक्स का पेपर करते कैसे हैं, एग्जाम हॉल में आपको कैसे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पेपर पे अभी आ रहा हूँ। लेकिन द फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी टफ क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। छोड़ने कैसे हैं, कब उनको अटैम्प्ट करना है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। बट द थिंग इज, फिजिक्स के कारण हमको हमारे पूरे पेपर का मोमेंटम बिगाड़ना नहीं है। तो देखो ये भाई, ये है 2025 का पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करोगे। पेपर जैसे ही आपने खोला फिजिक्स का, अगर पेपर जो क्वेश्चन है आपका, देखो एक बीच में ये लाइन खिंची हुई होती है एग्जाम हॉल में, है ना, ये तो लाइन खिंची हुई होती है आपकी। इसके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखे होते हैं, राइट साइड में क्वेश्चन लिखे होते हैं। अगर आपको देख करके क्वेश्चन को लगता है कि 5 लाइन से ज़्यादा का है, 5 लाइन का सिंपल सा फंडा याद रख लो, 5 लाइन से ज़्यादा का पेपर है, और 5 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उस समय अटेम्प्ट मत करो, वो आपके फर्स्ट राउंड के लिए नहीं है,
उसको छोड़ दो सेकेंड राउंड के लिए। जैसे ये क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 लाइन का है, इसको मैं अटैम्प्ट करूँगा। ये क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का क्वेश्चन है, इसको भी मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 3 लाइन 4 लाइन का है, इसको भी मैं अटैम्प्ट करूँगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन का, इसको भी मैं अटैम्प्ट करूँगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 लाइन का, इसको भी मैं अटैम्प्ट करूँगा। अब अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मुझसे बन ही जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन देख करके ये आइडिया तो हो गया ना कि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करने लायक है, इसमें दिमाग लगाऊं कि नहीं लगाऊं। बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखते समझ में आ रहा है, एक लाइन का है, आज पढ़ कर लूँगी इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का है, इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूँगा, इसको मैं छोड़ दूंगा फॉर सेकेंड राउंड। वाई? बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, मुझसे पढ़ते ही बन जाए, लेकिन अभी मुझे देख के समझ में आ रहा है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, इसको मैं नहीं अटैम्प्ट करूँगा। तो अभी मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6, उस 6 में तो हो सकता है मुझे 3 क्वेश्चन ही बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सबसे टफ क्वेश्चन, जो सबसे बड़े क्वेश्चन थे, लंबे क्वेश्चन थे, जो जानबूझ के पेपर में ऐसे डाले गए हैं कि आप उलझो, उनको तो कम से कम मैंने उस टाइम के लिए फॉर द टाइमिंग छोड़ दिया। सो मैं क्या करूँगा, इस तरह से अपने पेपर को अटैम्प्ट करूँगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आप आए, आपने 8th क्वेश्चन देखा, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का, इसको मैं नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या, जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 1 2 3 लाइन का है, छोटा है, कर लूँगा, सॉरी, कर लूँगा। 1 2 3 4 लाइन का, इसको मैं करूँगा अटैम्प्ट। 1 2 3 लाइन का, इसको मैं अटैम्प्ट करूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, बहुत टफ था, मैं पढ़ूंगा 3 लाइन, पढ़ते ही मुझे समझ में आएगा कि क्वेश्चन में से नहीं बन पाएगा, अभी मुझे तुरंत मुझसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को मैं एटलीस्ट पढ़ने का मैं टाइम दूंगा। 2 क्वेश्चन तो मैं कर पाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये मैं कर लूँगा अटैम्प्ट, 1 2 3 4 5 6 इसको मैं नहीं करूँगा, 1 2 3 ये मैं कर लूँगा। इस तरह से जब आप पेपर में देखोगे कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट में करना है, क्योंकि वो छोटा दिख रहा है, तुरंत पढ़ने में आ जाएगा, तो यूजली आप जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट कर ले जाओगे। और होता क्या है, 45 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, कितना ही टफ पेपर क्यों ना बना दिया जाए, 2025 जैसा पेपर भी क्यों ना हो, 45 में से 12-15 क्वेश्चन सिंपल डाले जाते हैं जो हर कोई कर सकता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही चीज़ अखरी थी एग्जाम दे के आने के बाद में, कि उन्होंने सिंपल क्वेश्चंस जो वो कर सकते थे वो नहीं करके आए, वो छोड़ के आ गए, एंड दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग। इस कारण से ही उनका सिलेक्शन रुका। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुका, इसलिए नहीं कि उनको फिजिक्स आती नहीं थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने सिंपल क्वेश्चन नहीं किए, वो टफ क्वेश्चन के पहले फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लग गए। ठीक है, इसके बाद आओ, अब यहाँ पर आप देखो, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन का, इसको मैं अटैम्प्ट करूँगा। ये इतना लंबा क्वेश्चन, इसको मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। इतना लंबा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगा। इतना लंबा क्वेश्चन, इसको अटैम्प्ट नहीं करूँगा। छोटा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 लाइन का अटैम्प्ट कर लूँगा। ये क्वेश्चन भी छोटा है, अटैम्प्ट कर लूँगा। 1 2 3 इसको क्वेश्चन को भी मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि मुझसे क्वेश्चन बन ही जाएगा, बट आई विल एटलीस्ट रीड दैट क्वेश्चन, आई विल ट्राई कि शायद मेरे से बन जाए। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि बन जाएगा। 1 2 3 4 5 कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ, या चलो मान लो अभी फर्स्ट राउंड के लिए मैं छोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 ये मैं ट्राई करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करूँगा। 1 2 3 4 5 आई कैन ट्राई, बनता है तो ठीक है, नहीं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस लग रहे हैं, हो सकता है कि मुझसे ना बने, तो मैं उसको फटाफट आगे बढ़ जाऊँगा देख करके। स्टॉप, लुक एंड गो। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आप देखो, 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। अगर मुझे 1 2 3 4 5 समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है मैं छोड़ भी सकता हूँ क्वेश्चन को। 1 2 3 4 कर लूँगा। 1 2 3 4 कर लूँगा। 1 2 3 4 5 लाइन क्वेश्चन कर लूँगा। 1 2 3 लाइन क्वेश्चन कर लूँगा। 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा अभी। 1 2 3 4 लाइन का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आई कैन ट्राई, एक बार पढ़ूंगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 ये मैं कर लूँगा। ओके, इसके ऑप्शंस बहुत बड़े लग रहे हैं, इसको फॉर द टाइम बिंग मैं छोड़ दूंगा। 1 2 3 कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। इतना बड़ा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल नहीं करूँगा फर्स्ट टाइम में। 1 2 3 लाइन का इसको कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन कई लोगों के तो पेपर खोलते ही सबसे पहला ऑप्शन क्वेश्चन यही दिखा था। ये क्वेश्चन तो वैसे भी करने लायक नहीं होते हैं फर्स्ट टाइम में। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि 45 में से अप्रॉक्सीमेटली मैंने 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। ठीक है, यूजुअली इतने टफ पेपर नहीं आते, यूजुअली इतने लंबे लंबे क्वेश्चन भी नहीं आते। ये आपको मैं तरीका केवल ये बता रहा हूँ, आपको नहीं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर का कंटेंट क्या है, मैं तो फिजिक्स भूल भी चुका हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन देख करके मुझे एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ में आ गई, ये इसने कौन सा क्वेश्चन टफ दिया, कौन सा इजी दिया। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें इतने बड़े बड़े आपके
और आपके इतने सारे ये जो बनाए हुए हैं डायग्राम वायग्राम इतने टिपिकल बनाए हुए हैं, ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि बच्चे पढ़ें, उनका दिमाग खराब और वो उलझें। हमको उलझना नहीं है एग्जाम में, हमें अपना जो आता है वो करना है और आगे बढ़ना है। टफ पेपर आएगा, सबके लिए टफ आएगा। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो करते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वी विल फर्स्ट गो आफ्टर आवर ओन सिलेक्शन। सो जब आप टेस्ट सीरीज़ का पेपर दे करके घर आओगे, सबसे पहले फिजिक्स में आप ये चीज़ देखोगे कि जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो अटेम्प्ट करने लायक थे भी कि नहीं थे। फर्स्ट राउंड में कहीं ऐसा तो नहीं वो क्वेश्चन छोड़ने लायक था। आपने अपना टाइम बर्बाद तो नहीं किया एग्जाम हॉल में, अपने आप को आपने इतनी आदत तो डाली है ना कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट उसको छोड़ना है। इन क्वेश्चन पे जब आपने बायो कंप्लीट कर ली, जब आपने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, जब फिजिक्स के आपने सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए, उसको आप टिक लगा लोगे और गोला भी भर लोगे। उसके बाद आपके पास जो 15-20 मिनट का टाइम बचा है, मान लो फिजिक्स को टोटल आपने 1 सवा घंटे का टाइम दे रखा है, सिंपल क्वेश्चंस आपके आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे, 5 मिनट आपको गोला भरने में लगेगा, वो आप कर लोगे। 20 क्वेश्चंस का गोला भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आपके पास तसल्ली से 20-25 मिनट जो भी आपने बचा रखा है, उसमें आप उन बचे हुए 20-25 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, 2 क्वेश्चन हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, आपकी श्रद्धा पर है। जितने हो जाएंगे उतने आप करोगे, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे सिंपल मोस्ट पार्ट जो था पेपर का वो निपटा डाला। और फिजिक्स करने का यही इकलौता तरीका है जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो सिंपल पेपर आएगा फिजिक्स का तो भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, क्योंकि आपके हो सकते हैं 45 में से हो जाता है 35 क्वेश्चन ईजी हो, 10 क्वेश्चन टफ हो, तो एटलीस्ट आप पहले अटेम्प्ट में वो 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे। उन क्वेश्चंस पे आप आओगे बाद में, जब आपके पास लास्ट के 15-20 मिनट में आप कोशिश करोगे, जितने आपसे बन जाएंगे ठीक है, नहीं बन जाएंगे कोई बात नहीं। और इसी तरह से सिलेक्शन लिया जाता है, पहले किए जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस। सो हर बार जब आप टेस्ट सीरीज देकर के आओगे, इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो करने लायक था कि नहीं था फिजिक्स का। कहीं ऐसा तो नहीं टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप पड़ गए जिस चक्कर में अपना सिलेक्शन धो बैठोगे। सो डोंट गो आफ्टर टफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, फर्स्ट डू सिंपल क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन सिंपल थे, जो सिंपल क्वेश्चन थे, जो वाकई किए जाने चाहिए थे, जो आपको आते थे, वो आपसे हुए कि नहीं। अगर वो आपसे नहीं हुए तो भी आप गलत हो। सिंपल क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके टफ क्वेश्चन के पीछे पड़े थे, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ए वेरी 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 रॉन्ग स्ट्रेटजी, डू नॉट डू दैट। ओके, अब देखो एक बात जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, समझो। अगर पेपर टफ आता है, फिजिक्स का पेपर मान लीजिए बहुत टफ आ जाता है, तो मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन ही आप सही कर पाओगे, चाहे आप कितने ही धुरंधर क्यों ना हो। मोटा मोटा इतना पकड़ के चलो, 10 से 15 क्वेश्चन सिंपल होंगे जो आपको करके आने हैं। उसके ऊपर आप कितनी ही दम लगा लो, हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन आप ऑन निकाल लो, अगर पेपर बहुत टफ है तो, IIT लेवल का पेपर आ गया है तो। पेपर अगर आपका सिंपल आता है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2024 जैसा पेपर आ जाता है, ठीक है, अगर मान लो 2024 जैसा पेपर आ जाता है, इन दैट केस आप 35 क्वेश्चंस तक ईजिली कर ले जाओगे फर्स्ट राउंड में ही। और यही आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर 2024 के पेपर की भी बात करें, जिस भी इंसान ने 30-35 क्वेश्चन सही कर लिए, वो बहुत ईजिली ऑल इंडिया PMT में रैंक निकाल के ले गया। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो एटलीस्ट इस 35 क्वेश्चन को सही करने के बाद आप और 5 क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन 35 तो आपका बेस है, सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करोगे जो सिंपल है। ओके, तो यही आदत हमको टेस्ट सीरीज में भी डालनी है कि पहले हमको ईजी क्वेश्चन करने हैं, फिर टफ। आपका मेन गोल ये होना चाहिए, चाहे कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, कितने ही पेपर आप देने वाले हो, बायो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बायो छोड़ करके आप टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भाग सकते। सो आफ्टर एवरी पेपर ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट योर बायो। बायो ही आपका सिलेक्शन कर पाएगी। बायो में आपका टारगेट 330 प्लस तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, लोग फिजिक्स के पीछे पागलों की तरह पढ़ते हैं कि हमको 120-130 नंबर लेकर के आ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि भाई तुम पहले बायो को तो 330 से ऊपर पहुंचाना शुरू करो। बायो तो कितना ही टाइम लेती है यार, 10 दिन तुमने ढंग से बायो को दे दिया, बायो अपने आप सही हो जाएगी। ओके, सो योर मेन गोल शुड बी टू फर्स्ट कंप्लीट बायोलॉजी एंड देन इन केमिस्ट्री योर मेन गोल शुड बी कि जितना भी रटने वाला पार्ट है वो आप बहुत अच्छे से कर लो। इसके बाद आपको फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितना भी डुएबल पोर्शन है फिजिक्स का जो किया जा सकता है ईजिली, उसके पीछे पहले पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टफ फिजिक्स के पीछे नहीं जाना है, जेईई मेंस के क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है। फिजिक्स के PYQs करने हैं और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। टेस्ट सीरीज में भी अगर बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी तरफ देखना भी नहीं है, घर आके भी उनको सॉल्व नहीं करना है, वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन में 1-1, 2-2 घंटे देने का कोई सेंस नहीं है, वो क्वेश्चन बने ही छोड़ने के लिए हैं। ओके, सो कंप्लीट द डुएबल फिजिक्स पार्ट। ठीक है, डू नॉट गो आफ्टर टफ फिजिक्स, मैंने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली। एंड वन थिंग इज़ मोर दैट डू नॉट वरी अबाउट सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक देखो, हम इंसान हैं, हमसे होती हैं और होती रहेंगी। आप चाहो ना चाहो आपसे गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होंगी। पहले आप 100 करते थे, प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको 80 पे ला सकते हो, धीरे धीरे करके 60 पे ला सकते हो, लेकिन 60 के बाद 50 पे ला सकते हो, लेकिन 0 नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
ओके, सो यू विल डू सिली मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन हॉल, डोंट वरी अबाउट दैट। आप कोशिश ये करो कम से कम कर पाओ, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। सो ट्राई टू फोकस इन द एग्जामिनेशन हॉल, डोंट फोकस ऑन द सिली मिस्टेक कि सिली मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम फोकस करोगे सिली मिस्टेक ना हो जाए उतनी ज़्यादा और ज़्यादा होंगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। एंड एक चीज़ और, कैलकुलेशन बहुत क्लियर कट लिखना है यार। जब आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हो या केमिस्ट्री आप करते हो, फिजिकल पार्ट आप करते हो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 का मान लो सॉल्व कर रहे हो, आप कुछ कैलकुलेशन उसकी कर रहे हो, तो यहीं पे कर लो 40 के बगल में, इतनी ही जगह पे करो और बिल्कुल इतना नीट एंड क्लीन करो उसको कि आप अगर दोबारा आप कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप उस कैलकुलेशन को दोबारा देख सको, ठीक है। और अगर मान लो आप नीचे के पोर्शन पर कर रहे हो, मान लो आप नीचे साइड पर कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 40 के कैलकुलेशन कर रहे हो जहाँ पर, तो आप वहाँ पर लिख लो ओके कि ये क्वेश्चन नंबर 40 का कैलकुलेशन है, राइट। यहाँ पे 40 छोटे से लिख लो, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करो, ताकि आपको पता रहे जब बाद में आप देखो कि यार इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया गया था। सो इन दिस वे इफ़ यू अप्रोच द पेपर, इस तरह से अगर आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में बायो तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ऑलमोस्ट पूरी करनी है, बायो का सेकंड राउंड भी आपको तुरंत ही कर देना है। बायो का फर्स्ट राउंड करो, सेकंड राउंड तुरंत कर दो। केमिस्ट्री का फर्स्ट राउंड करो, ठीक है, फिर फिजिक्स का फर्स्ट राउंड करो, फिर केमिस्ट्री का सेकंड राउंड करो, फिर फिजिक्स का सेकंड राउंड करो। और इस तरह से, और जब बायो आपकी हो जाए तभी गोले भर लो बायो के पूरे, जब केमिस्ट्री आपकी हो जाए तो केमिस्ट्री के गोले भर लो, जब फिजिक्स हो जाए तो फिजिक्स के गोले भर लो। गोले भरने का काम सबसे लास्ट तक के लिए मत छोड़ करके चलो। इस तरह से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो अभी टेस्ट सीरीज़ में भी, और इस तरह से अगर आप लेकर के चलते हो, तो आपको टेस्ट सीरीज़ का अपना से बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे, बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए चलोगे। 2025 का फिजिक्स का पेपर टफ आया था, कितना ही टफ पेपर क्यों ना आ जाए, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है चलेगी वही। इजी पेपर आ जाएगा तो भी यही चीज़ फॉलो करनी है हमको। भगवान न करे कभी केमिस्ट्री में अगर पेपर टफ आ जाता है, तो केमिस्ट्री में सेम चीज़ जो फिजिक्स में करी गई है वही केमिस्ट्री में करनी है। और अगर कभी फिजिक्स का, अगर आपका कभी बायो का पेपर टफ आ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस किसी की भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, वो ऑलरेडी इतने टफ पेपर बायो के बना रहे हैं कि उससे टफ पेपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी है, उससे निचोड़ के कितना निकाल लोगे। जो एनसीईआरटी का और जितना टफ से टफ आप बना सकते थे वो आप ऑलरेडी बना ही रहे हो। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच योर पेपर। दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो बट इट वॉज रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। आई हैव स्टार्टेड ए मेंटरशिप प्रोग्राम। वो लोग जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, वो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं एट मेरा टेलीग्राम है डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। ओके, एक गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है साथ में, इस वीडियो के नीचे मैंने अटैच किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हो। उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम का सारा डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई हैव टेकन फ्यू स्टूडेंट्स, अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट्स मेरे पास हो गए हैं। आई एम बिलीविंग दैट इन नेक्स्ट शायद 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर रिमेनिंग मुझे मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो वो मेरे ख्याल से उतने में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और एल्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम for one-on-one mentorship, या one-on-one if you want counseling from me, for that also you can call. And I hope you are working really hard, और जितना दी बेस्ट से बेस्ट मैं बना पाऊँगा और कंटेंट में बनाता रहूँगा। किसी और पर्टिकुलर चीज़ में आपको डाउट हो या आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली लुक एट इट एंड आई विल मेक ए वीडियो। थैंक यू।